अच्छा नहीं है? क्या आपको साइकोलॉजी बिल्कुल नहीं आती? तो दोस्तों आज से मैं आपको पढ़ाऊंगा साइकोलॉजी। मैं इस बात की दावा करता हूं कि आपको साइकोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी यदि आपने पूरी क्लास को अच्छे से देख लिया और पूरी क्लास को अच्छे से फॉलो कर लिया। तो मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन पक्का है। यानी कि यदि आपने दिसंबर तक मुझे फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जितने चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे उसके क्वेश्चन आंसर भी मैं करवाते चलूंगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अच्छे से आपको बताते चलूंगा ताकि आपकी समझ बढ़ते चले। इसलिए मैं कहना चाहूँगा यदि आप वाकई में सीटेट, यूपी टेट या सुपर टेट जैसे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए टेट वाली चर्चा। टेट वाली चर्चा एक ऐसा यूट्यूब चैनल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। आइए समझते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रगतिशील शिक्षा, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा में हम पढ़ेंगे। बाल केंद्रित जो चैप्टर का नेम है बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा है, यानी कि एक चैप्टर का नेम है। ठीक है, इसके पहले वाली जो क्लास नहीं देखे हैं वे लोग देख लेंगे, बहुत जल्द ही इसके पहले वाली क्लास अपलोड हो जाएगी। जैसे कि बात करते हैं प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट इसमें पूछा जाता है कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं या प्रगतिशील शिक्षा में विशेष योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो एक एग्जाम में आपके पूछा जाता है। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि प्रगतिशील शिक्षा के जो जनक हैं वे कौन थे, जॉन डेवी साहब थे। कौन थे, जॉन डेवी साहब। अब जो जॉन डेवी साहब के बारे में यदि हम बात करते हैं तो ये कहाँ के थे, कई बार ये भी हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई जो प्रगतिशील शिक्षा के जनक थे जॉन डेवी साहब वे कहाँ के निवासी थे, यानी कि उनका संबंध कहाँ से था, तो उनका संबंध था अमेरिका से, यानी कि यूएसए से था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली बात हमने आपको बताया कि भाई जॉन डेवी साहब ने क्या कहा, जॉन डेवी साहब ने कौन सी शिक्षा पद्धति दी, कौन से शिक्षा पद्धति के जनक माने जाते हैं, तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक माने जाते हैं। वे कहाँ के निवासी थे, तो यूएसए के निवासी थे। देखिए इन्होंने कहा कि प्रगतिशील शिक्षा का मतलब ये हो जाता है इसका एकमात्र उद्देश्य है, इसका एकमात्र उद्देश्य दोस्तों, एकमात्र उद्देश्य है, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि बालकों के समग्र विकास करना, बालकों का समग्र विकास करना। क्या करना, बालकों का समग्र विकास करना है। इन्होंने कहा कि बालकों का समग्र, मैं लिख देता हूं, बालकों का समग्र विकास करना है। इन्होंने कहा कि भाई अगर बालकों का क्या करना है, समग्र विकास करना है। फिर इन्होंने कहा कि भाई देखिए अब बालकों का अगर समग्र विकास करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए लर्निंग बाय डूइंग की नीति अपनाना पड़ेगा, लर्निंग बाय डूइंग की नीति अपनाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि अगर प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करना है, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करना है तो करके सीखने पर बल देना होगा। किस पर देना होगा, किस पर बल देना होगा, करके सीखने पर, करके सीखने पर बल देना होगा, करके सीखने पर बल देना होगा। अगर करके सीखने पर बल दिया जाता है, करके सीखने पर बल दिया जाता है तो प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य ये है कि बालकों का समग्र विकास करना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे करके सीखने का मतलब क्या हो जाता है, करके सीखने का मतलब ये हो जाता है, जैसे मान लेते हैं अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि कैसे खिलौने को बनाना चाहिए, जैसे कि मान लेते हैं अगर आप पढ़ाते समय आप कहते हैं कि बच्चों से ये बता देते हैं कि भाई मिट्टी का भी खिलौना बनाया जा सकता है, मिट्टी का बर्तन बनाया जा सकता है, तो आप बच्चे को जब बता रहे हैं तो उसको एक बार बनाकर चाहे दिखा दीजिए। हाँ वैसे बिना बनाए तो वो जानते हैं, बिना बनाए और बिना देखे तो वे बना ही नहीं पाएंगे क्योंकि अनुकरण के माध्यम से ही बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो एक बार आप चाहें तो उन्हें बनाकर दिखा सकते हैं और बनाकर दिखाने के बाद उन्हें कह सकते हैं कि आप स्वयं प्रैक्टिकल करिए, स्वयं मिट्टी के बर्तन बनाइए, स्वयं खिलौने बनाइए। तो फिर क्या हो जाएगा, वे जो कर रहे हैं, जो वे कर रहे हैं, करके जो सीख रहे हैं वही है लर्निंग बाय डूइंग है, वही क्या है, लर्निंग बाय डूइंग है। और प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य भी यही है। प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य में एक और बातें कही गई है कि एक और बातें कही गई है दोस्तों कि इसमें व्यक्तिक भिन्नता को भी ध्यान में रखिए, व्यक्तिक विभिन्नता को भी ध्यान में रखिए, व्यक्तिक विभिन्नता को भी ध्यान में रखिए और व्यक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए ऐसी शिक्षा प्रोवाइड कराइए
जिससे विकास के दौर में कोई पीछे न रह जाए। ऐसी शिक्षा प्रोवाइड कराइए, ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे विकास के दौर में, ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे विकास के दौर में कोई पीछे न रह जाए, विकास के दौर में कोई पीछे न रह जाए दोस्तों, क्या कोई पीछे न रह जाए। यही है प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य ये है दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य ये है कि बालकों के समग्र विकास करना, बालकों का समग्र विकास करना है। और बालकों का अगर समग्र विकास करना है तो लर्निंग बाय डूइंग पर बल देना पड़ेगा, यानी कि उन्हें करके सीखने पर बल देना पड़ेगा। जब वे किसी चीज को स्वयं करेंगे तो स्वयं सीखेंगे। दूसरी बात करते हैं, इसमें एक और बातें शामिल की गई है और किया गया कह सकते हैं कि इसमें कहा गया कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी ध्यान में रखा जाए, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखा जाए। जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या हो जाता है, मान लेते हैं एक क्लास है, उस क्लास में 30 से 40 बच्चे हैं, तो एक एक व्यक्ति को, एक एक बच्चे को ध्यान में रखकर शिक्षा दिया जाए। और जब हम एक एक बच्चे को ध्यान में रखकर शिक्षा देते हैं तो विकास के दौर में कोई पीछे नहीं रह जाएगा। सोचिए एक बार, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, देखिए इसको समझ लीजिए। ऐसे ही मान लेते हैं एक क्लास है, एक कक्षा है, यानी कि एक क्लास है, उस क्लास में 15 बच्चे बैठे हैं, उस क्लास में 15 बच्चे बैठे हैं। अब आपको क्या करना है कि ऐसी शिक्षा पद्धति अपनाना है या ऐसा तरीका अपनाना है ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए। आप जो भी पढ़ाएं हर बच्चे को समझ में आ जाए। वही जब हर बच्चे को समझ में आ जाएगा तो वो भी क्या है, एक तरीके से प्रगतिशील शिक्षा ही है। वो भी क्या है, एक तरीके से प्रगतिशील शिक्षा ही है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य ये है कि विकास के दौर में कोई भी पीछे न रह जाए, विकास के दौर में कोई भी पीछे न रह जाए, वो क्या है, प्रगतिशील शिक्षा है। इसमें एक और बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, यही प्रगतिशील शिक्षा के ही माध्यम से, प्रगतिशील शिक्षा के माध्यम से ही प्रोजेक्ट प्रणाली का भी विकास हुआ है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो प्रोजेक्ट प्रणाली का विकास हुआ है किसने किया है, तो जॉन डीवी साहब ने ही किया है। तो इसी से क्या हुआ, प्रोजेक्ट प्रणाली का भी विकास हुआ है। क्या हुआ है, प्रोजेक्ट प्रणाली का भी विकास हुआ है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट प्रणाली का विकास किसने किया हुआ है, तो जॉन डीवी साहब ने किया हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जॉन डीवी साहब ने प्रोजेक्ट प्रणाली का भी विकास किया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा के विभिन्न प्रकार हैं। देखिए प्रगतिशील शिक्षा के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसके कई प्रकार हैं। आइए समझते हैं कि वे कौन कौन से प्रकार हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा के प्रकार में यदि हम बात करते हैं तो मॉन्टेसरी शिक्षा के बारे में आइए समझते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में यदि हम बात करते हैं तो आइए समझते हैं मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के बारे में, आइए समझते हैं। अब मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसमें एक सबसे साधारण प्रश्न पूछा जाता है कि इस शिक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन है या इसके प्रतिपादक कौन है। तो आइए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो आपको पहले से ही पता है। तो इसके प्रतिपादक के बारे में बात करते हैं, इसके प्रतिपादक के बारे में बात करते हैं तो इसके प्रतिपादक कौन है, मारिया मॉन्टेसरी जी हैं। तो मारिया मॉन्टेसरी जी हैं, मारिया मॉन्टेसरी जी हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मारिया मॉन्टेसरी मैं लिख देता हूं, ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी, ठीक समझ गए होंगे आप लोग। मारिया मॉन्टेसरी जी जो ये महिला है, ध्यान रखिएगा ये महिला है, बहुत सारे लोग कई बार पुरुष समझ लेते हैं, तो ये महिला है। मारिया मॉन्टेसरी जी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इन्होंने इस शिक्षा की नींव दी थी, यानी कि मॉन्टेसरी शिक्षा की नींव किसने दिया था, तो मारिया मॉन्टेसरी जी ने दिया था। मारिया मॉन्टेसरी जी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो ये कहाँ के निवासी थे, तो इटली के, इसीलिए इन्हें इटालियन, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इटालियन कहा जाता है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ये कहाँ की थी, तो आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो मारिया मॉन्टेसरी जी थी वो कहाँ की थी, तो ध्यान रखिएगा इटली की थी। एक चिकित्सा शास्त्री भी थी और एक मनोवैज्ञानिक भी थी, ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक भी थी और चिकित्सा शास्त्री भी थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी या किसने एक तरीके से इसका प्रतिपादन किया था, तो ध्यान रखिएगा मारिया मॉन्टेसरी जी के बारे में। देखिए इन्होंने कहा, इन्होंने बच्चों का क्या किया, इन्होंने बच्चों के बारे में क्या किया, विश्लेषण किया। क्या किया, विश्लेषण किया इन्होंने और पर्यवेक्षण किया। क्या किया, इन्होंने पर्यवेक्षण किया। इन्होंने बच्चों के बारे में
पर्यवेक्षण। देखिए इन्होंने बच्चों के बारे में या बच्चों के संदर्भ में कह सकते हैं या बच्चों के बारे में ही, दोनों एक ही बातें हैं। इन्होंने क्या किया, बच्चों के बारे में कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, विश्लेषण और पर्यवेक्षण किया, यानी कि बच्चों के बारे में इन्होंने एनालिसिस किया और सुपरविजन किया। पर्यवेक्षण मतलब होता है सुपरविजन करना। तो इन्होंने क्या किया, एनालिसिस किया और सुपरविजन किया, और सुपरविजन किया और एनालिसिस किया। तो इन्होंने ये पाया कि जो बच्चे होते हैं ये स्वयं से सीखते हैं। इन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं वे कैसे सीखते हैं। इन्होंने कहा कि बच्चे जो होते हैं बच्चे स्वयं से सीखते हैं। इन्होंने कहा बच्चे स्वयं से सीखते हैं, ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं वे स्वयं से सीखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या इन्होंने बता दिया, यानी कि शिक्षक का कोई तो महत्व ही नहीं है। ये क्या बता दिया इन्होंने कि शिक्षक का कोई महत्व नहीं है, बच्चे तो स्वयं से सीखते हैं। मतलब फिर शिक्षक का काम क्या होता है। अब सोचिए एक बार, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखिए हमने क्या किया कि विश्लेषण किया और पर्यवेक्षण किया, बच्चों के बारे में हमने एनालिसिस किया और सुपरविजन किया। और जब हमने एनालिसिस किया और सुपरविजन किया तो हमें ये मिला कि जो बच्चे होते हैं वे स्वयं से सीखते हैं, इन्हें कोई सिखाता नहीं है, इन्हें कोई सिखाता नहीं है। लेकिन इन्होंने एक और बातें शामिल किया था दोस्तों, इन्होंने कहा कि जो शिक्षक होते हैं सीखने की कह सकते हैं, सिखाने की नहीं, सीखने की प्रक्रिया बताते हैं। इन्होंने कहा कि सीखने की प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा। देखिए इन्होंने कहा कि भाई देखिए मारिया मॉन्टेसरी जी ने कहा कि भाई हमने देखा जब हमने क्या किया, बच्चों के बारे में अध्ययन किया। सिंपल सी बात ऐसे समझ लीजिए, जब बच्चों के बारे में हमने अध्ययन किया तो हमने ये पाया कि जो बच्चे होते हैं वे स्वयं से सीखते हैं। सिंपल सी बात इन्होंने ये कह दिया, ठीक है। और फिर जब पूछा गया कि भाई बच्चे जब स्वयं से सीखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि टीचर का कोई काम नहीं है। तो इन्होंने कहा नहीं, टीचर का भी काम है ना। टीचर क्या करते हैं, सीखने की प्रक्रिया बताते हैं कि कैसे बच्चे को सीखना चाहिए। अब सोचिए एक बार, अगर आप टीचर हैं, एक बच्चा है, मान लेते हैं यहाँ ए नाम का एक बच्चा है, ठीक है, उससे बोलते हैं कि का से लेकर ज्ञा तक कल तुम्हें सिखाना है, सॉरी कल तुम्हें का से लेकर ज्ञा तक हमें बताना है। तो ठीक है, ए अगर स्वयं से सीखते हैं तो स्वयं से सीख लेंगे। सोचिए एक बार, क्या स्वयं से सीख लेंगे? नहीं, जब ये स्वयं से नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि का को क्या बोला जाएगा, कैसे बोला जाएगा, खा को कैसे बोला जाएगा, गा को कैसे बोला जाएगा, घा को कैसे बोला जाएगा, अंगा को कैसे बोला जाएगा। जब इन्हें पता ही नहीं है तो फिर यहाँ किसकी आवश्यकता होगी? टीचर की। टीचर इन्हें बताएंगे कि कैसे किसी चीज को बोलना है। तो टीचर ने क्या किया, सीखने की प्रक्रिया बता दिया कि कैसे का बोलना है, कैसे का बोलना है। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब है इन्होंने चाहे जितना ही कुछ कहा हो, लेकिन अगर आप देखें एक बार तो टीचर ही क्या करता है, सिखाता है कि आपको ऐसे करना है, ठीक है। इन्होंने सिंपल सी बात, भले ही इधर उधर की बात बता रहे हैं, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो बात तो एक ही पड़ेगी। चाहे टीचर क्या करे, चाहे शिक्षक क्या करे, सीखने की प्रक्रिया बताए या सिखाए, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन बच्चा, उद्देश्य क्या हो रहा है, बच्चा सीख ही रहा है। ये बात सत्य है। इनकी जो बातें हैं, यहाँ पर एक बात और भी अगर समझना चाहें हम, तो ये बात सत्य है कि वाकई में जैसे अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, अगर आप पढ़ने के लिए तत्पर नहीं हैं, अगर वाकई में आप सीखना नहीं चाहते हैं, तो आप खुद ही सोचिए कि मैं कितना भी सीखने की प्रक्रिया बता देता हूं कि कैसे कैसे आपको सीखना है, कैसे कैसे क्या करना है, और इसकी वजह से आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप वाकई में नहीं सीखना चाहेंगे तो मैं कुछ भी बताऊंगा, उसका कोई रिजल्ट यानी कि परिणाम नहीं निकलेगा। इसलिए सीखने वाला तैयार होना चाहिए। वो सब तो एक अलग बातें हैं, हम बाद में कभी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन मारिया मॉन्टेसरी जी के बारे में ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या किया था कि मॉन्टेसरी शिक्षा की नींव डाली थी, और इनके बारे में बात करते हैं, कहाँ के थी निवासी, तो इटली की थी। फिर हमने आपको बताया कि इन्होंने कहा कि हमने बच्चों के बारे में विश्लेषण और पर्यवेक्षण किया, यानी कि अध्ययन किया। तो हमने ये पाया कि जो बच्चे होते हैं वे स्वयं सीखते हैं, और टीचर क्या करते हैं, सीखने की प्रक्रिया बताते हैं। टीचर क्या करते हैं, सीखने की प्रक्रिया बताते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं मानवतावादी शिक्षा के बारे में। तो हमने प्रगतिशील शिक्षा के प्रकार में पहली बातें हमने आपको बता दिया मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के बारे में या मॉन्टेसरी शिक्षा के बारे में। अब आइए बात करते हैं मानवतावादी शिक्षा के बारे में। इसके बारे में आइए बात करते हैं। तो मानवतावादी शिक्षा के बारे में आइए बात करते हैं। यदि आपको मेरी क्लासेज अच्छी लग रही हैं, यदि आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, तो जल्दी से कमेंट करिए कि हाँ सर, जो आप हमें समझा रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर है। मानवतावादी शिक्षा के बारे में यदि हम बात करते हैं, ह्यूमनिस्टिक
ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो इसका जो शिक्षा का केंद्र बिंदु होगा, इसका शिक्षा का केंद्र बिंदु, शिक्षा का केंद्र बिंदु, शिक्षा का केंद्र बिंदु के बारे में बात करते हैं, शिक्षा के केंद्र बिंदु के बारे में बात करते हैं तो कला और सामाजिक विज्ञान है। ध्यान रखिएगा क्या है, कला और सामाजिक विज्ञान। इसको अगर आप चाहें तो नोट्स भी बनाते चल सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरह से आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आप नोट्स भी बना लें। अगर आप नोट्स भी बनाते चलते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है, शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है, कला एवं सामाजिक विज्ञान। क्या है, कला एवं सामाजिक विज्ञान। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है, सामाजिक विज्ञान है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मानवतावादी शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है, केंद्र बिंदु क्या है, तो कला एवं सामाजिक विज्ञान है। क्या है, कला एवं सामाजिक विज्ञान। अब आप सोच रहे होंगे ये मानवतावादी शिक्षा का मतलब क्या होगा। देखिए, मानवतावादी शिक्षा का मतलब ये हो जाता है सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से जो बच्चे सीखते हैं वो क्या है, एक तरीके से मानवतावादी शिक्षा है। सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से, कैसे, सामाजिक अंतरक्रिया, सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से सीखना, के माध्यम से सीखना। तो ध्यान रखिएगा के माध्यम से सीखना। जब बच्चे क्या करते हैं, समाज के अंदर जो भी चीजें चल रही होती हैं, समाज के अंदर जो भी चीजें चल रही होती है उसके माध्यम से जो सीखते हैं वो क्या है, मानवतावादी शिक्षा है। अब समाज में तो आप जानते हैं कि किस तरह की शिक्षा दी जाती है। समाज में शिक्षा ऐसे दी जाती है, भाई एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, कभी भी कभी भी हमारे अंदर किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। समाज हमें ये सिखाता है कि हमें कैसे अच्छे से चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कभी किसी गरीबों पर एक तरह का अत्याचार नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे तरीके से अपना एक तरीके से क्या करना चाहिए, अपना कह सकते हैं व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। कहने का मतलब ये है मानवतावादी शिक्षा में क्या होता है कि लोगों के जीवन के बारे में बताया जाता है, या क्या होता है कि बच्चा जो होता है समाज के अंतरक्रिया यानी कि समाज में रहकर तमाम तरह की चीजें जो सीखता है उसी को क्या कहा जाता है, मानवतावादी शिक्षा कहा जा सकता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि समाज में तमाम तरह की चीजें होती हैं और वहीं से बच्चा क्या होता है, सीखता, तमाम तरह की समाज में अंतरक्रिया होती हैं। यहाँ पर एक और बातें ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है इस समय, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, मानवतावादी शिक्षा में क्या होता है कि बच्चों में आलोचनात्मक सोच और तार्किक कौशल विकसित करना होता है। क्या, कौन सी सोच विकसित करना होता है, आलोचनात्मक और तार्किक सोच विकसित करना होता है, तार्किक सोच विकसित करना होता है। ध्यान रखिएगा, तार्किक सोच विकसित। देखिए यहाँ पर क्या होता है, मानवतावादी सोच शिक्षा में क्या होता है कि आलोचनात्मक यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग कह सकते हैं, लॉजिकल थिंकिंग के बारे में विकसित किया जाता है। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये नहीं किसी की बुराई करना, मतलब कह सकते हैं कि एक ज्यादा सोचना, समाज के बारे में कह सकते हैं, लोगों के बारे में एक अच्छी राय प्रकट करना। जैसे कि बात करते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में, सोचिए एक बार कि राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्ति जो थे, राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्ति थे जिनके अंदर मानवतावादी एक तरीके से, जिनके अंदर मानवता था कि नहीं, जिन्होंने सती प्रथा जैसे चीजों का जमकर विरोध किया, तो क्या है, मानवतावादी उन्हें शिक्षा मिली है कि नहीं, उन्होंने एक मानव को दूसरे मानव के सम्मान के बारे में समझा कि नहीं, सती प्रथा जैसे कुरीतियां, बाल विवाह जैसे कुरीतियां जो समाज में उत्पन्न थी उसको खत्म करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे अब आप सोच रहे होंगे यहाँ साइकोलॉजी पढ़ाया जा रहा है कि हिस्ट्री क्यों डाल दिया जा रहा है, क्योंकि हिस्ट्री का मतलब यह है कि केवल यहाँ मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आपको समझाना, ठीक है, आपको मुझे समझाना है, ठीक है। और बच्चों के संदर्भ में भी अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं तो मान लेते हैं कि एक 10 साल का बच्चा है, इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए। देखिए एक 10 साल का बच्चा है, समझिएगा, इसको कहानी के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाए। देखिए एक 10 साल का बच्चा है, एक 10 साल का बच्चा है, ठीक है, वो घर में है और घर में बाहर बैठा हुआ है, ठीक, बाहर बैठा हुआ है, आप ऐसे समझ लीजिए, बाहर बैठा हुआ है, बाहर बैठा हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि समझिएगा कि वो बाहर बैठा हुआ है और आराम से
से इत्मीनान से बैठा हुआ है। उधर से क्या हो रहा है समझ लेते हैं। घर के सामने की तरफ से 2-4 व्यक्ति आ रहे हैं जो कपड़े फटे पुराने पहने हुए हैं, उन्हें भूख लगी हुई है, वे घर पर आ रहे हैं। वे घर पर आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ कि घर से कोई व्यक्ति बाहर निकलता है, कोई व्यक्ति बाहर निकलता है तो उन लोगों को क्या दे रहा है, उन लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं, खाना खाना, कपड़ा देना, तो जो एक मूलभूत आवश्यकताओं को जो प्रोवाइड करा रहे हैं, ये क्या है, मानवता है। तो बच्चा यहाँ पर क्या सीख रहा है, मानवता सीख रहा है कि देखिए एक व्यक्ति उधर से आया और एक दो व्यक्ति इधर उधर से आए और एक तरीके से क्या है, खाने पीने के लिए मोहताज थे, उन्हें खाने पीने चाहिए था, कपड़े वगैरह चाहिए। हमारे घर वालों ने क्या दिया कि कपड़े दिए, खाने वगैरह दिया, तो बच्चे के अंदर क्या है, मानवतावादी शिक्षा है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो एक तरीके से शिक्षा पाया, कह सकते हैं एजुकेशन पाया, यानी कि कुछ ना कुछ सीखा ना। तो जो देखिए शिक्षा क्या है, जो कुछ भी हम सीखते हैं वही शिक्षा है, सिंपल सी बात इतनी है, ठीक है। तो चाहे इसी तरह से समाज के एग्जाम्पल में आप देखना चाहें तो ये भी आप देख सकते हैं। तो मानवतावादी शिक्षा में हमने आपको बताया कि मानवतावादी शिक्षा में हमने आपको बताया शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है, शिक्षा का केंद्र बिंदु है कला एवं सामाजिक विज्ञान। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मानवतावादी शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है, शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है, तो आप बताइए कि कला और सामाजिक विज्ञान। फिर हमने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, जो बच्चे सीखते हैं वे सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से सीखते हैं कि समाज में जिस तरह की चीजें चलती रहती हैं उसके माध्यम से बच्चा सीखता है, ठीक है, मानवतावादी शिक्षा में। यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं आपके एग्जाम में 100% यही वाला बात पूछी जाती है कि किस शिक्षा प्रणाली में आलोचनात्मक और तार्किक सोच पैदा की जाती है, यानी कि विकसित की जाती है, तो मानवतावादी शिक्षा में दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप समझिएगा, फिर आलोचनात्मक सोच, जैसे मैंने आपको बताया था राजा राम मनोहर राय के अंदर आलोचनात्मक सोच थी, एक क्रिटिकल थिंकिंग आई थी कि भाई सती प्रथा क्यों बंद होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु करवा देना या किसी दूसरे व्यक्ति को दबाव में मृत्यु हुआ अपना आत्महत्या कर ले, कहां तक के न्याय है। सोचिए एक बार, ये क्या है, मानवतावादी ही तो बात है, यहाँ तो मानवता ही है ना, ठीक है। क्योंकि राजा राम मनोहर राय के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आई, एक तार्किक सोच आई। कैसी सोच आई कि भाई ऐसा करना बिल्कुल गलत है, यहाँ पर तार्किकता वाली बात आई कि यहाँ ऐसा करना गलत है, तो या क्या हुआ, ये हो गया एक तरीके से तार्किक सोच हो गई, ठीक है। और जिन्होंने क्या किया, सती प्रथा और बाल विवाह जैसे कृतियों को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उन्होंने। मुझे लगता है कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई। सबसे पहले हमने आपको प्रगतिशील शिक्षा के प्रकार में हमने आपको बताया कि भाई एक तरीके से शिक्षा क्या नाम था, मांटेसरी शिक्षा प्रणाली के बारे में, और दूसरी बात करते हैं मानवतावादी शिक्षा के बारे में हमने आपको बता दिया। अब आइए बात करते हैं संरचनावादी शिक्षा के बारे में, कंस्ट्रक्टिविज्म एजुकेशन के बारे में आइए समझते हैं। संरचनावादी शिक्षा के बारे में, तो तीसरी बात आइए समझते हैं संरचनावादी शिक्षा के बारे में। देखिए संरचनावादी शिक्षा के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो मुख्य चीजें होती हैं वो बालकों की सृजनात्मकता पर ध्यान दिया जाता है। किस पर ध्यान दिया जाता है, तो बालकों की सृजनात्मकता पर। किस पर, बालकों की सृजनात्मकता पर ध्यान दिया जाता है, या कह सकते हैं कि संरचनावादी शिक्षा किस पर आधारित होती है, किस पर आधारित होती है, तो आप बता दीजिएगा कि सृजनात्मकता पर, क्रिएटिविटी पर आधारित होती है। और ये जो क्रिएटिविटी आएगी वो कैसे आएगी, वो क्रिएटिविटी ऐसे आएगी लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बच्चों में क्या आएगी, क्रिएटिविटी आएगी। करके सीखने पर बच्चों में क्या आएगी, क्रिएटिविटी आएगी। तो जो आपकी संरचनावादी शिक्षा होती है इसमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, या किस पर ध्यान दिया जाता है, या किस पर आधारित होती है, तो बालकों की सृजनात्मकता पर आधारित होती है, क्रिएटिविटी पर आधारित होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहा जाता है, अगर सृजनात्मकता बच्चों में पैदा करनी है, क्रिएटिविटी पैदा करनी है बच्चों में, तो करके सीखने पर आपको बल देना चाहिए। किस पर देना चाहिए, करके सीखने पर बल देना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे करके सीखने पर बल का मतलब क्या हो जाता है, अभी हमने आपको बताया था कि जो कुछ भी हो बच्चों को स्वयं करने के लिए कहा जाए। अगर पेड़ पौधे लगाना है, देखिए समझिएगा, मान लेते हैं कि आपने एक प्रोजेक्ट दे दिया कि बच्चों से कहा कि भाई क्या करना है, पेड़ लगाना है, ठीक है। और पेड़ लगाने के बारे में आपने बताया कि अगर पेड़ लगाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक गमला होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, एक पौधा कह सकता हूँ, पेड़ नहीं कहूँगा, चलिए।
ठीक है, पौधा कह देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। देखिए मान लेते हैं कि आपने कहा कि बच्चों से कहा कि कल हमें पौधे लगाना है। पौधों के बारे में आपने सारा कुछ बता दिया कि पौधा अगर हमें लगाना है, पौधारोपण हमें करना है। क्या करना है? पौधारोपण। अगर हमें पौधारोपण करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमारे पास क्या होना चाहिए? एक गमला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारे पास एक गमला होना चाहिए। उस गमले में थोड़ी सी मिट्टी होनी चाहिए और उसमें थोड़ी सी खाद होनी चाहिए और फिर उसमें क्या होना चाहिए कि पौधा लगाना होगा और थोड़ा से पानी देना होगा। ठीक है, मान लेते हैं आपने ये सारी विशेषताएं बच्चों को बता दिया है कि इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और बच्चों को फिर आपने दूसरे दिन कहा कि भाई अगर आपको पौधे लगाना है तो इस जो हमने कल वाली प्रक्रिया बताया था उसका पालन करिए। तो बच्चे ने क्या किया? एक तरीके से पौधा बिल्कुल उसी तरह से लगाया, पौधा बिल्कुल उसी तरह से लगा दिया। तो एक क्या हुआ? बच्चों ने किया और स्वयं एक तरीके से सीखा। ठीक है, बच्चों ने किया और बच्चों ने स्वयं पौधा लगाया तो उन्हें विधि पता हो गई। ठीक है, तो उन्होंने जो स्वयं किया वही उससे उन्होंने सीख लिया। तो इसमें क्या होता है? क्रिएटिविटी। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कुछ लोग कुछ और सोच रहे होंगे क्रिएटिविटी का मतलब तो ये नहीं हुआ। चलिए क्रिएटिविटी का मतलब एक और बता देता हूँ आपको एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि बच्चे को कुछ भी नहीं पता। ठीक है, मान लेते हैं बच्चे को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन सोचिए एक बार बच्चे को कोई टास्क आपने दे दिया, मैथमेटिक्स आपने दे दिया। मैथमेटिक्स में आपने फॉर्मूला कुछ और बताया था और बच्चा घर पे गया एक नया फॉर्मूला विकसित कर लिया। उसके अंदर क्या है? क्रिएटिविटी आई। स्वयं उसने किया, एक नया फॉर्मूला जो विकसित कर लिया वो क्या है? एक तरीके से संरचनावादी शिक्षा है, कंस्ट्रक्टिज्म एजुकेशन है। क्या है? कंस्ट्रक्टिज्म एजुकेशन है। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि प्रगतिशील शिक्षा में हमने आपको 3 प्रकार की चीजें हमने आपको बताया। एक तो हमने आपको बताया कि मॉन्टेसरी के बारे में हमने आपको बताया, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के बारे में। दूसरा मानवतावादी शिक्षा के बारे में हमने आपको बताया और तीसरा हमने आपको बताया संरचनावादी शिक्षा के बारे में बताया। ठीक है, आइए हम बात करते हैं आगे वाली क्लास में। आइए हम समझते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में। आइए समझते हैं।